आप सभी को नमस्कार। पहला आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल जीके सरकारी पर। अभी तक हम लोग उत्तरकालीन मुगल सम्राट और दक्कन के नवीन राज्यों के बारे में, इसके साथ साथ बंगाल और मैसूर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आधुनिक काल में आगे बढ़ने पर मराठा राज्य का उदय पढ़ेंगे। इसमें मराठों के उत्कर्ष के बारे में, मराठे कौन थे, उसके बाद इसमें शहाजी, उनके पुत्र शिवाजी के बारे में, शिवाजी का उनके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए, शिवाजी का प्रशासन, उनकी प्रांतीय जो प्रशासन है वो किस प्रकार का था। इसके साथ ही पेशवा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पेशवाओं का इतिहास पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो आपके अपने साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका लिंक ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, तो औरंगजेब के समय जब मुगल साम्राज्य का था, अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, तो शाहजहां के बाद क्या होता है, इसमें औरंगजेब शासक बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या था कि थोड़ा कट्टरता थी इसके अंदर। ठीक है, कट्टर था अपने धर्म के प्रति। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मराठों के उत्थान से क्या होता है कि जब इसके समय एकदम पीक पर था मुगल साम्राज्य औरंगजेब के समय, तो जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होता है मराठों का उत्थान होना शुरू हो जाता है। तो मराठों के उत्थान से इसको क्या है, एक गहरी चोट पहुंचती है। ठीक है, अपने जीवन के लगभग 25 साल इसने, औरंगजेब ने अपने जीवन के 25 साल महाराष्ट्र में बिता दिए मराठों का संघर्ष में। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद मराठों के विरुद्ध ये जो इसका दीर्घ संघर्ष था, तो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण सिद्ध हो गया। ठीक है, यानी कि 25 वर्ष अपने जीवन में मराठों से उलझा रहा, और यही कारण रहा कि वह अपने शासन प्रशासन पर ध्यान नहीं दे पाया औरंगजेब, और मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति हुए हैं, इतिहासकार है ग्रांट डफ, ये लिखते मराठों का उदय एक आकस्मिक अग्निकांड की भांति था। ठीक है, एक आकस्मिक अग्निकांड की भांति का था, मराठों का उत्कर्ष था। एकदम से क्या हुए, उदय होते हैं और एकदम से क्या हो जाता है, पतन भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन मुगलों के पतन में इनका प्रमुख योगदान रहा एकदम। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं, मराठों का प्रारंभिक इतिहास देखते हैं। तो जो मराठे थे ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, किसके वंश थे, सिसोदिया वंश के थे मराठे। और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय एक व्यक्ति हुए सज्जन सिंह, ये क्या करते हैं, मेवाड़ से निकलकर महाराष्ट्र चले जाते हैं और वहां पर मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, आगे चलकर इन्हीं में एक व्यक्ति होते हैं उग्रसेन नामक व्यक्ति। ठीक है, उनके दो पुत्र होते हैं, एक कर्ण सिंह और एक शुभकर्ण होते हैं। ठीक है, तो सज्जन सिंह नामक व्यक्ति आते हैं मेवाड़ से निकलकर, बाद में उन्हीं की पीढ़ी में व्यक्ति होते हैं उग्रसेन, उनके दो पुत्र हैं कर्ण सिंह और शुभकर्ण, और शुभकर्ण ने ही मराठों में भोसले वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो शुभकर्ण नामक व्यक्ति हुए हैं, इनके द्वारा ही मराठों में भोसले वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, और इन्हीं शुभकर्ण के वंशज क्या कहलाए, भोसले कहलाए। ठीक है, अब बाद में आगे चलकर इनके पौत्र होते हैं बालाजी भोसले। कौन, बालाजी भोसले होते हैं। ठीक है, इनके दो पुत्र होते हैं मालोजी और बिठोजी होते हैं। ठीक है, इसको एक कहानी से समझिएगा। सज्जन सिंह आते हैं व्यक्ति, उनके पीढ़ी में आगे व्यक्ति कर्ण सिंह होते हैं, उनके कर्ण सिंह और शुभकर्ण होते हैं। शुभकर्ण ही भोसले वंश की स्थापना करते हैं, उनके वंशजी भोसले कहलाते हैं। बाद में एक व्यक्ति होते हैं बालाजी भोसले, उन्हीं के दो पुत्र होते हैं मालोजी और बिठोजी होते हैं। ठीक है, और मालोजी क्या होते हैं, बाद में अहमदनगर के सुल्तान मलिक अंबर क्या कर लेते हैं,
नौकरी करने चले जाते हैं मलिक अंबर के पास। ठीक है, 15 मार्च 1590 को, ठीक है, 1590 में इनका एक पुत्र होता है, इसका नाम क्या रखते हैं, शाहजी रखते हैं। ठीक है, और शाहजी का 1605 में विवाह हुआ था, किससे, जीजाबाई से इनका विवाह हो जाता है। ठीक हो क्या, समझ में आया आप लोगों को। मालोजी के पुत्र हुए शाहजी, मालोजी किसके पुत्र थे, बालाजी के। ठीक है, इनके पुत्र हुए शाहजी। ठीक है, इनका विवाह होगा जीजाबाई से। ठीक हो गया। और एक विवाह जो शाहजी थे, इनकी एक पत्नी और थी, तुकाबाई मोहिते। ठीक हो गया। और बाद में मालोजी की मृत्यु हो गई तो शाहजी उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है, और सन 1620 में शाहजी जाते हैं जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार मराठे किस मुगल शासक के दरबार में गए थे या मुगलों की सेवा में गए थे। तो पहली बार जहांगीर के समय मराठे मुगलों की सेवा में 1620 में जाते हैं। ठीक है, तो 1620 में शाहजी जाते हैं जहांगीर के दरबार में। ठीक है, और इनको उमरा वर्ग में शामिल किया जाता है, किसमें, उमरा वर्ग में। बाद में फिर लौट आते हैं ये। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को। तो मराठों में एक व्यक्ति हुए सज्जन सिंह। ठीक है, सज्जन सिंह ये आते हैं मेवाड़ से, यही स्थापना करते हैं किस चीज़ की, सज्जन सिंह आते हैं। इनकी आगे चलकर इनकी ही पीढ़ी में एक व्यक्ति होते हैं आपके उग्रसेन नाम के व्यक्ति। कौन होते हैं, उग्रसेन। ठीक है, और इन्हीं के एक पौत्र होते हैं उग्रसेन के व्यक्ति हुए, इनके दो पुत्र होंगे, उग्रसेन के दो पुत्र होंगे, एक आपके कर्ण सिंह और एक आपके शुभकर्ण होंगे। ठीक है, यही शुभकर्ण आगे चलकर भोसले वंश की स्थापना करते हैं और इनके ही वंशज भोसले कहलाते हैं। ठीक है, और इन्हीं शुभकर्ण के पौत्र होते हैं बालाजी भोसले। कौन होते हैं, बालाजी भोसले। ठीक है, इनके दो पुत्र हैं, एक मालोजी और एक विठोजी। ठीक है, इसके बाद मालोजी का पुत्र होता है शाहजी। ठीक है, मालोजी का एक पुत्र होगा कौन, शाहजी। ठीक है, और 1605 में इन्हीं शाहजी का विवाह होता है किससे, जीजाबाई से विवाह हो जाएगा, किसका, शाहजी का, शाहजी भोसले का। ठीक है, और 1620 में शाहजी जाते हैं कहाँ, मुगल दरबार में, किसके पास, जहांगीर के पास। ठीक है, तो सन 1620 में जहांगीर के समय में क्या कहते हैं, मराठे मुगलों की सेवा में जाते हैं और इनको मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया जाता है। बाद में वापस चले आते हैं कौन, शाहजी वापस चले आते हैं। सन 1624 में एक होता है भातवाड़ी या मारवाड़ी का युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध में शाहजी अहमदनगर की ओर से भाग लेते हैं और इसमें मलिक अंबर की जीत होती है। ठीक है, मलिक अंबर की जीत होती है और जो लखुजी जाधव थे वो मुगलों की ओर से लड़ रहे होते हैं। ठीक है, सन 1630 में शाहजी दोबारा जाते हैं मुगलों के दरबार में, शाहजहां के दरबार में फिर जाते हैं। ठीक है, पहले 1620 में जहांगीर के दरबार में गए थे, बाद में सन 1630 में शाहजहां के दरबार में जाते हैं और इनको शाहजहां 5000 रुपये का क्या बनाता है, मनसबदार बनाता है। ठीक है, लेकिन 1632 में फिर चले आते हैं वापस अहमदनगर, लौटे बीजापुर चले जाते हैं। ठीक है, सन 1632 में बीजापुर के शासक मुर्तजा प्रथम की हत्या कर दी गई तो शाहजी ने उसके 10 साल के बेटे मुर्तजा द्वितीय को क्या कर दिया, शासक बना दिया और खुद क्या करने लगे, प्रशासन चलाने लगे और शाहगढ़ को सुल्तान की नई राजधानी बना दिया। ठीक है,
बाद में धीरे धीरे शाहजी का कद काफी बढ़ गया तो खुद मुर्तजा द्वितीय इनसे चिढ़ने लगा। 1647 में बीजापुर के सुल्तान ने इनको कैद कर लिया और 1649 में इनको वापस रिहा भी कर दिया जाता है और 1664 में शाहजी की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, अब बात करेंगे शिवाजी की। मराठा साम्राज्य के क्या है, ये संस्थापक हैं शिवाजी। 10 अप्रैल 1627 को पूना के शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म होता है। किनका? शिवाजी का। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक 10 अप्रैल 1627 को इनका जन्म पूना के शिवनेर दुर्ग में होता है। पिता का नाम इनका शाहजी भोसले, माता का नाम इनकी जीजाबाई होता है। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम साईबाई निम्बालकर होता है। क्या नाम था इनकी पत्नी का? साईबाई निम्बालकर। माता इनकी जीजाबाई, पिता इनके शाहजी। जन्म 10 अप्रैल 1627 को पुणे के शिवनेर दुर्ग में। इनके 2 पुत्र होते हैं, राजाराम और संभाजी। ठीक है, शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो सन 1674 में होता है और कौन करता है? बनारस के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक कराया जाता है। कब? 1674 में। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। कौन थे? कोंडदेव। ठीक है, और आध्यात्मिक गुरु, इनके आध्यात्मिक गुरु हैं रामदास। ठीक है, और मराठों की राजभाषा क्या थी? मराठी। मराठों की राजभाषा मराठी हो गई। ठीक है, इनके एक बेटे थे, इनके बड़े बेटे हो गए संभाजी, जिनकी मृत्यु सन 1654 में पोलीगढ़ के युद्ध में हो जाती है। ठीक है, इसमें ये लाइन गलत लग रही है, इसको आप नोट मत करिएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। इन पर सर्वाधिक प्रभाव इनके जो राजनीतिक गुरु हैं कोंडदेव, उनका सर्वाधिक प्रभाव था। ठीक है, शिवाजी के संरक्षक थे और आध्यात्मिक क्षेत्र में इनके आचरण पर सर्वाधिक प्रभाव रामदास का पड़ा। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास हैं और रामदास ने दासबोध और आनंद वन भवन नामक पुस्तकें लिखी हैं और मराठा धर्म का प्रतिपादन किया रामदास जी ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया? धर्म की शिक्षा दी। ठीक है, और क्या किया? मराठा धर्म का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो शिवाजी का जब विवाह है साईबाई निम्बालकर से 1640 में होता है, सन 1640 में होता है और शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी का जन्म हुआ। शाहजी ने शिवाजी को 1643 में क्या दी? पूना की जागीर दे दी और खुद कहां चले गए? बीजापुर चले गए नौकरी करने के लिए। और शिवाजी का जो प्रारंभिक सैन्य अभियान था वो बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध था। ठीक है, बीजापुर में कौन था? आदिल शाही थी वहां पर बीजापुर में, और उसी के खिलाफ क्या किया इन्होंने? पहला सैन्य अभियान किया। 1643 में, सन 1643 में इन्होंने क्या काम किया? सिंहगढ़ का किला जीता। ठीक है, 1646 में इन्होंने तोरण और मुंबगढ़ का किला जीत लिया। ठीक हो गया। 1647 में कोंडाना और चाकन की विजय करी। ठीक है, और इसी विजय के बाद बीजापुर के सुल्तान ने 1647 में ही इनके पिता शाहजी भोसले को कैद कर लिया, लेकिन बाद में 1649 में ये किले वापस कर देते हैं कोंडाना और चाकन को, तो इनको रिहा कर दिया जाता है। 1654 में शिवाजी ने पुरंदर का किला जीत लिया। ठीक है, और 1656 में जुन्नार किले की विजय कर ली। ठीक है, और सन 1656 में शिवाजी ने सन 1656 में इन्होंने रायगढ़ को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने पहली बार मुगलों से 1657 में युद्ध लड़ा, लेकिन इनकी इस युद्ध में हार हो जाती है। ठीक है,
और इसी बीच 1657 में इन्होंने क्या किया, कोंकण की विजय भी कर ली। ठीक है, और शिवाजी को राजा की पदवी किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। जन्म 10 अप्रैल 1627 को होता है, पुणे के सिवनी दुर्ग में होगा। पिता शहाजी भोसले, माता जीजाबाई, पत्नी साईबाई निम्बालकर, जिनसे विवाह 1640 में होता है, और इनके पुत्र हैं राजाराम और संभाजी। राज्याभिषेक 1674 को बनारस के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा किया जाता है। इनके राजनीतिक गुरु कोंडदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदास, और मराठों की राजभाषा मराठी। ठीक हो गया। और इनके पिता ने इनको क्या दी थी, पुणे की जागीर दी थी। ठीक है, और इनका पहला सैन्य अभियान बीजापुर के आदिलशाही राज्य के खिलाफ था। 1643 में इन्होंने सिंगड़ा किला जीता। 46 में बीजापुर में के तोरण और मुम्बगढ़ किला। 1647 में कोंडाना चाकन की विजय, और इसी विजय के बाद इनके पिता शाहजी भोसले को बीजापुर के सुल्तान ने क्या कर लिया, बंदी बना लिया। बाद में ये चाकन और कोंडाना के किले वापस कर देते हैं, तो 1649 में शाहजी भोसले को रिहा कर दिया जाता है। 1654 में पुरंदर किला जीतते हैं। 1656 में जुन्नर किले की विजय, और 1656 में ही शिवाजी क्या करते हैं, रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, और पहली बार 1657 में ये मुगलों से युद्ध करते हैं, लेकिन इस पहले युद्ध में इनकी हार हो जाती है। और इसी बीच 1657 में कोंकण की विजय करते हैं, और इनको राजा की पदवी औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, कब दी थी, 1668 में इनको क्या करेगा, औरंगजेब राजा की पदवी देता है। बात करेंगे अफजल खां से संघर्ष की। 1659 में अफजल खां से संघर्ष होता है इनका। बीजापुर के सुल्तान ने क्या किया, अफजल खां जो कि सेनापति था बीजापुर के सुल्तान का, उसको 1659 में शिवाजी को कैद करने या मारने के लिए भेजा। ठीक है, और उसने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास भेजा कि भैया हमको तुमसे मिलना है। तो मिलने के लिए क्या किया, प्रतापगढ़ का जंगल चुना गया। ठीक है, वहां पर क्या होता है, शिवाजी और दोनों निहत्थे आते हैं। ठीक है, लेकिन शिवाजी को अफजल खां पर भरोसा नहीं होता है, और अपने सैनिकों को पीछे से लगा देते हैं, उनके सैनिकों के, और बग नख पहन के जाते हैं। ठीक है, वहां पर, और वहीं पर प्रतापगढ़ के जंगल में शिवाजी अफजल खां की हत्या कर देते हैं। ठीक है, बग नख से क्या कहते हैं, उसका पेट चीर के उसको मार देते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे शाइस्ता खां से संघर्ष। 1663 में शिवाजी का शाइस्ता खां के साथ संघर्ष होता है। यह है जो शाइस्ता खां था, औरंगजेब का कहता है मामा था औरंगजेब का। ठीक है, तो 1660 में औरंगजेब क्या करता है, अपने मामा को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करता है और शिवाजी को खत्म करने का आदेश देता है। तो 1663 में शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित कर दिया और उसके पुत्र फतेह खां की हत्या कर दी। तो औरंगजेब क्या करता है, शाइस्ता खां को वापस बुलाता है और मुअज्जम को दक्कन का वायसराय यानी कि सूबेदार नियुक्त करता है। ठीक है, और बाद में जयसिंह को, राजा जयसिंह को क्या करता है, दक्षिण का सूबेदार बनाता है। कौन, औरंगजेब। और शिवाजी को संधि होने के लिए बाध्य होना पड़ता है। 3 दिनों तक चली वार्ता के बाद क्या हो जाती, पुरंदर की संधि हो जाती है। इसको हम आगे देखेंगे पुरंदर की संधि को। ठीक है, सन 1659 में अफजल खां से संघर्ष करते हैं शिवाजी, और प्रतापगढ़ के जंगलों में इसकी अफजल खां की हत्या कर दी जाती है। फिर 1663 में शाइस्ता खां से संघर्ष होता है शिवाजी का। ठीक है, 1663 में 1660 में औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त करता है, लेकिन 1663 में शाइस्ता खां शिवाजी से हार जाता है और उसके पुत्र फतेह खां की हत्या हो जाती है। तो बाद में मुअज्जम को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया जाता है और उसके बाद जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करके भेजा जाता है। ठीक है, शिवाजी को संधि के लिए बाध्य होना पड़ता है और 3 दिन की वार्ता के बाद शिवाजी पुरंदर की संधि के लिए राजी हो जाते हैं। बात करते हैं सूरत की लूट। तो सूरत की प्रथम लूट होती है शिवाजी करते हैं 1664 में और दूसरी करते हैं 1670 में।
ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 2 लूट करते हैं, मतलब वहाँ पर क्या करते हैं, लूट करते हैं वहाँ पर सूरत में, और वहाँ से 1 करोड़ रुपये लूट में इनको प्राप्त होते हैं। और जिस समय सूरत पर ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, वहाँ पर अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्साइडन था। पुरंदर की संधि होती है 22 जून 1665 को। तो शाइस्ता खां के बाद दक्षिण का सूबेदार नियुक्त होता है कौन, जय सिंह। ठीक है, इससे शिवाजी क्या करते हैं, संधि कर लेते पुरंदर की। ठीक है, और 1665 यानी कि 22 जून सन 1665 में संधि होती है। शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले कह देते हैं, मुगलों को दे देते हैं, और कहते हैं कि वह मुगलों की ओर से युद्ध करेंगे और सेवा करेंगे। और बाद में 12 मई 1666 को शिवाजी जाते हैं आगरा दरबार में। ठीक है, जय सिंह के पुत्र राम सिंह ने इनकी सुरक्षा की गारंटी ली थी। ठीक है, तो इनको क्या करा जाता है, शिवाजी को 5000 के मनसबदारों में खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो शिवाजी क्या होते हैं, औरंगजेब की इस बात से होते हैं नाराज। तो शिवाजी को कर लेता है अंग्रेज, शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर लेगा। लेकिन 16 अगस्त 66 को शिवाजी यहाँ से भाग निकलते हैं। इनके ही एक हम शकल का व्यक्ति होता है, उसको इनके स्थान पर सुलाकर ये मिठाई के डिब्बे में बैठकर निकल जाते हैं। बाद में दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 में शिवाजी क्या करते हैं, संधि प्रस्तावित करते हैं औरंगजेब से। बोले भैया कि अब संधि कर लेते हैं, बहुत हो गया। तो औरंगजेब हो गया राजी, और 1668 में औरंगजेब क्या करता है, इनको राजा की उपाधि दे देता है। ठीक है, और शिवाजी को बीजापुर गोलकुंडा से चौथ वसूल करने का अधिकार दे देता है कि चलो भैया तुम अब क्या करो, बीजापुर गोलकुंडा से चौथ वसूल करने का आपको ये अधिकार दे देते हैं। ठीक है, पुरंदर की संधि समझ में आई आपको। ठीक है, शाइस्ता खां के बाद जय सिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किसको, जय सिंह को। 3 दिनों की वार्ता के बाद, ठीक है, 3 दिनों की वार्ता के बाद 22 जून को 1665 को पुरंदर की संधि हो जाती है। शिवाजी अपने 35 किलो में से 23 किले दे देते हैं मुगलों को, और कहते हैं कि वह मुगलों की ओर से युद्ध करेंगे और युद्ध में भाग लेंगे। ठीक है, उसके बाद 1666 में ही आगरा दरबार जाते हैं। तो जय सिंह का पुत्र वहां पर क्या करता है, इनकी सुरक्षा की गारंटी लेता है, लेकिन इनको क्या कहते हैं, एक सामान्य की तरह व्यवहार किया जाता है इनके साथ। इनको 5000 के मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। अब शिवाजी सोचते हैं भैया इतना कुछ होने के बाद मैंने इनको हराया है, युद्ध लड़ा है, मेरी यहाँ पर इज्जत नहीं हो रही है। ठीक है, तो औरंगजेब इस बात से गुस्सा हो जाता है और इनको 1666 में क्या करता है, किले में जयपुर भवन में किले में कैद कर देता है, जहाँ से 16 अगस्त 66 को करते हैं भाग जाते हैं। ठीक है, अपने हम शक्लों को वहाँ पर रखकर मिठाई के डिब्बों में निकल जाते हैं बैठकर। ठीक है, बाद में दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से 1668 में शिवाजी ने औरंगजेब के साथ एक संधि का प्रस्ताव रखा, और औरंगजेब संधि के लिए तैयार हो जाता है, और 68 में इनको क्या करता है, राजा की उपाधि दे देता है, और कहता है कि अब तुम क्या करो, बीजापुर और गोलकुंडा से क्या करो, चौथ वसूल करो, ये तुमको हम अधिकार दे रहे हैं। अब शिवाजी फिर नहीं मानते हैं, सूरत की दूसरी लूट करेंगे कब, 1670 में। इससे पहले 1664 में कर चुके होते हैं। उस समय वहां पर अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष जॉर्ज ऑक्साइडन था। ठीक है, यहां पर 66 लाख रुपए प्राप्त होते हैं यहां पर इनको। ठीक है, अब बात करते हैं वाणी डिंडोरी का युद्ध 1671 में। तो स्थान था कंचन मंचन का दर्रा, महाराष्ट्र में। तो यहां पर शिवाजी क्या करते हैं, बीजापुर से क्या करते हैं, पनहाला का दुर्ग छीन लेते हैं, और जो यहां पर किलेदार था बाबू खां युद्ध में मारा गया। अब शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है, अब सब कुछ हो चुका होता है। ठीक है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं, शासन चलने लग जाता है। तो 6 जून 1674 को शिवाजी क्या करते हैं, अपना राज्याभिषेक कराते हैं। कहाँ कराते हैं, रायगढ़ में कराते हैं। किससे कराते हैं, प्रसिद्ध विद्वान श्री विश्वेश्वर भट्ट या
गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और इसी समय क्या करते हैं, छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं। इसके अलावा हैंदव धर्मोधारक की उपाधि भी धारण करते हैं। ठीक है, और इस समय इनके राज्याभिषेक के समय सूरत की अंग्रेज कोठी का जो अध्यक्ष है सर हेनरी ऑक्साइडन भी उपस्थित था। ठीक है, और इसी समय यानी इनके राज्याभिषेक के समय ही इनकी दूसरी पत्नी है एक सोयराबाई। एक तो हो गई इनकी पत्नी साईबाई निम्बालकर, जिनसे पुत्र पैदा हुआ संभाजी। एक पत्नी है सोयराबाई, कौन है, सोयराबाई। इनसे जन्म होता राजा राम का। ठीक है, और शिवाजी हैंदव धर्मोधारक की पदवी के साथ छत्रपति के आसन पर बैठते हैं। ठीक है, बाद में इसी समय 17 जून को इनकी माता का क्या हो गया, निधन हो जाता है और बाद में फिर दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कर्नाटक अभियान की। तो कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम अभियान था। ठीक है, कर्नाटक अभियान इनका अंतिम अभियान था। तो इसमें शिवाजी जिंजी का किला जीतते हैं। किसका किला जीतते हैं, जिंजी का किला जीतते हैं। कब, 1678 में जिंजी का जीतते हैं किला, और अब्दुल्ला हफ्सी यहाँ का कहता है किलेदार था, और ये इनकी अंतिम विजय थी। ठीक है, मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल सन 1680 को शिवाजी का हो जाता है निधन, और इनका अंतिम संस्कार राजा राम करता है। ठीक है, और इनकी 7 पत्नियां थी, जिसमें एक पुतली बाई ने क्या कहते हैं, क्या होगी, सती हो गई थी पत्नी इनकी। ठीक है, एक व्यक्ति हुए हैं V.A. स्मिथ, ये इनके राज्य को डकैत का राज्य कहता है, पता नहीं किस प्रकार से कहता है भैया। और क्या यहाँ पर आराम से औरों को क्या बुलाया तो क्या कहते हैं भैया, जो बाहर से आए हैं उनको किसी ने निमंत्रण दे तो बुलाया नहीं। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको शिवाजी के बारे में। कर्नाटक अभियान इनका अंतिम अभियान था। 78 में जिंजी का जीतते हैं किला, और 3 अप्रैल 1680 में मात्र 53 वर्ष की आयु में इनका होकर निधन हो जाता है। ठीक है, और राज्याभिषेक इनका कब होता है, 6 जून 1674 को रायगढ़ में इनका होता है राज्याभिषेक होता है। कौन करवाएगा, विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट इनका क्या करता है, राज्याभिषेक करवाता है। ठीक हो गया। और उसी समय यहां पर हेनरी ऑक्साइडन भी उपस्थित था, और इसी अवसर पर इनका दूसरा विवाह, इनकी दूसरी पत्नी है सोयराबाई, इनके साथ दोबारा से विवाह होता है, और इसी सोयराबाई से इनका एक पुत्र राजा राम का जन्म होता है। ठीक है, और छत्रपति और हैंदव धर्मोधारक की पदवी के साथ छत्रपति के आसन पर ये बैठते हैं। ठीक है, वाणी डिंडोरी का युद्ध कंचन मंचन का दर्रा महाराष्ट्र में होता है, और बीजापुर से पन्हाना दुर्ग छीन लेते हैं। सूरत की दूसरी लूट 1670 में सूरत पर दूसरी बार आक्रमण करते हैं। ठीक है, सूरत पर पहला आक्रमण 1664 में करते हैं ये। ठीक है, पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को होती है, जय सिंह के साथ होती है ये। ठीक है, अपने 35 किलो में से 23 किले मुगलों को दे देते हैं। ठीक है, और 1666 में ये जाते हैं आगरा दरबार में, वहाँ पर इनका मान सम्मान नहीं होता तो भैया हो जाते हैं नाराज, और बाद में औरंगजेब इनको कर देता है जयपुर किले में बंद, और ये 16 अगस्त 66 को वहाँ से निकल लेते हैं 1666 में। ठीक है, बाद में 1668 में औरंगजेब से संधि प्रस्तावित करते हैं, और औरंगजेब स्वीकार कर लेता है संधि को, और इनको बीजापुर और गोलकुंडा से चौथ वसूल करने का अधिकार दे देता है। ठीक है, और इनको राजा की उपाधि भी दे देता है। ठीक है, शाइस्ता खां से संघर्ष 1663 में होता है। ठीक है, और अफजल खां से 1659 में संघर्ष होता है इनका। ठीक है, प्रतापगढ़ के जंगल में क्या करते हैं ये, अफजल खां की हत्या कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं शिवाजी का प्रशासन।
तो शिवाजी का प्रशासन के बारे में बात करते हैं। तो शिवाजी का जो साम्राज्य था यह स्वराज्य यानी कि अपना राज्य और मुल्क ये कादिम यानी कि पुराना प्रदेश नामक दो भागों में विभक्त था। ठीक है, क्या क्या नाम थे? स्वराज्य और मुल्क ये कादिम नामक दो भागों में इनका जो है राज्य बटा हुआ था, साम्राज्य। और इनके स्वराज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के काफ़ी बड़े क्षेत्र सम्मिलित थे उस समय। आप सोच सकते हैं कि अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तमिलनाडु के काफ़ी क्षेत्र पर इनका क्या था? अधिकार था। ठीक है, फिर इनकी एक प्रशासन में अष्टप्रधान परिषद थी, 8 मंत्रियों का समूह था, इसको अष्टप्रधान कहा गया। अष्टप्रधान में जो मेन मंत्री था उसको कहते थे पेशवा, जो प्रधानमंत्री था। ठीक है, प्रधानमंत्री था ये। तो इसमें बात करें सबसे पहले मेन व्यक्ति की जिसका सबसे ज़्यादा पावर थी, तो पेशवा था, इसे कहते थे प्रधानमंत्री। क्या काम था इसका? संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना और राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल करना। ठीक है, फिर है सरी ए नौबत, यह था सेनापति, सैन्य प्रधान था, सेना की भर्ती करना, संगठन और उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है, पेशवा प्रधानमंत्री, सरी ए नौबत सेनापति। उसके बाद आता है अमात्य। अमात्य कौन था? ये राजस्व या वित्त मंत्री, इसको पंत एवं मजूमदार के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सरी नौबत के बाद कौन हो गया? अमात्य हो गया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये रिवेन्यू मिनिस्टर या फिर वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर की भांति था। और इसको पंत या मजूमदार भी कहते थे। आय व्यय का लेखा जोखा रखता था और यह राज्य का क्या था? अर्थ मंत्री था। फिर एक व्यक्ति है वाक्यानवीश, आज के गृह मंत्री की तरह पद था वाक्यानवीश का। ठीक है, और साथ साथ दरबारी लेखक भी था। कानून व्यवस्था, सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। ठीक है, तो वाक्यानवीश आज के गृह मंत्री का पद था ये। ठीक है, अमात्य हो गया वित्त मंत्री की तरह, इसको पंत एवं मजूमदार भी कहते हैं। सरी या नौबत सेनापति हो गया, पेशवा प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं चिटनिस की। ये क्या करता? राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखता था। ठीक हो गया, इसे सचिव या सुर नवीस भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? सचिव या फिर सुर नवीस, किसे? चिटनिस को। फिर बात करेंगे सुमंत की। ठीक है, इसे विदेश मंत्री या दबीर भी कहते थे। ठीक है, ये विदेश मंत्री है। सुमंत कौन था? सुमंत विदेश मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री। ठीक है, सुमंत हो गया विदेश मंत्री, इसको दबीर कहते थे। फिर है पंडित राव, इनको सद्र कहा गया है, एक नाम का सद्र भी है। दान धार्मिक कार्यों के लिए थे। न्यायाधीश, न्याय विभाग के प्रधान थे। ठीक है, तो वो समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इनका जो प्रशासन है स्वराज्य में और मुल्क के कायदे में बटा हुआ था। इनके स्वराज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफ़ी बड़े क्षेत्र शामिल थे। अष्टप्रधान परिषद थी, अर्थात 8 मंत्रियों का समूह था जिसमें पेशवा महत्वपूर्ण पद था। पेशवा प्रधानमंत्री, सरी या नौबत सेनापति, अमात्य वित्त मंत्री, इसको मजूमदार के नाम से भी जानते हैं। वाक्यानवीस आज के गृह मंत्री की तरह का पद था वाक्यानवीस का। ठीक है, दरबारी लेखक था। चिटनिस राज के पत्रों को पढ़कर उनकी जो भाषा शैली इसको समझता था, इसको सचिव या सुरनवीस कहते हैं। ठीक है, सुमंत विदेश मंत्री, इसको दबीर भी कहते हैं। पंडित राव सद्र की भांति हो गया, सद्र कहते थे इसको। ठीक है, दान धार्मिक कार्यों के लिए। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान था। ठीक है, अब इसमें इन 8 मंत्रियों के अधीन क्या काम था कि 8 जो मंत्री हैं इनके अधीन 8 अधिकारियों का एक कार्यालय होता था। ठीक है, 8 मंत्री हैं, इनके कार्यालय हैं। ठीक है, और इनके अधीन 8 अधिकारी होते थे। कौन होते थे? 8 अधिकारी। ठीक है, तो ये जो अधिकारी थे एक काम करते थे, तो इनके कार्यों के निष्पादन में सहयोग करते हैं। मान लेते हैं कि कोई मंत्रालय है, उसमें एक मेन मंत्री है, उसके जो सचिव होता है। ठीक है, मेन काम करने के लिए ऐसी इस प्रकार से था ये। तो प्रत्येक मंत्री के नीचे क्या होते थे? जो प्रत्येक मंत्री हैं उनके अधीन 8 अधिकारियों का एक कार्यालय था, जो उनके कार्यों के निष्पादन में सहयोग करते थे। इनमें देखिए दीवान था, इसको सचिव कहते थे। मजमू आदार लेखा परीक्षक या लेखाकार, एक अकाउंटेंट था ये, मजमुआदार। फर्नेस ये उपलेखा परीक्षक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट था ये।
ठीक है, फर्नेस। फिर एक सेबनिस या दफ्तरदार है। कौन है? सेबनिस या दफ्तरदार था, ये था कार्यालय प्रभारी था। कौन? सेबनिस या दफ्तरदार। फिर है कारखानस। कौन है? कारखानिस। कारखानिस है रसद अधिकारी। ठीक है, वो तो फूड इंस्पेक्टर बोल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, रसद अधिकारी कौन? फूड इंस्पेक्टर। कारखानिस। चिटनिस पत्राचार लिपिक था। जमादार खजांची था। पोटनिस रोकड़िया होते थे। ठीक है, तो इन 8 अधिकारी, जो कार्यालय में इनके 8 अधिकारी थे, क्या क्या नाम है उनके? एक दीवान था, इसको सचिव कहते थे। मजमुआदार लेखा परीक्षक अकाउंटेंट। फर्नेस सब अकाउंटेंट उपलेखा परीक्षक। सेबनिस या दफ्तरदार कार्यालय प्रभारी था। कारखानिस फूड इंस्पेक्टर था, रसद अधिकारी। चिटनिस पत्राचार लिपिक हो गया, ये मतलब इसको क्या होते हैं, कलर के बोल सकते हैं। जमादार खजांची हो गया, और एक पोटनिस रोकड़िया हो गया। ठीक है, शिवाजी का दरबारी जो भाषा थी क्या थी इनकी? मराठी राजभाषा थी इनकी। और मराठी शब्दकोश की रचना रघुनाथ पंडित हनुमंत द्वारा की गई थी। ठीक हो गया। अगर इनके प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो इन्होंने मराठा राज्य को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा हुआ था। शिवाजी ने अपने प्रशासन को, अपने साम्राज्य को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा हुआ था। इन्हें प्रांत या सरसूबा कहते थे। ठीक है, तो मराठा जो राज्य है उसको बांटा हुआ था प्रांत या सरसूबा में। ठीक है, और इन्होंने यह अपने क्षेत्र को स्वराज के नाम से पुकारते थे। ठीक है, प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो सरे कारकुन या मुख्य देशाधिकारी या सर सूबेदार के नाम से इसको जानते हैं। तो प्रांत का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सरे कारकुन या मुख्य देशाधिकारी या फिर सर सूबेदार था। प्रत्येक प्रांतों को बांट दिया महालों में। ठीक है, राज्य को बांट दिया प्रांत में। ठीक है, और प्रांत को बांट दिया महालों में। ठीक है, महाल का अधिकारी है सर हवलदार। ठीक है, तो महालों का जो अधिकारी था सर हवलदार था। महालों को बांट दिया तरफों में। ठीक है, तरफों में बांट दिया, और जो हवलदार नामक अधिकारी का अधीन था। महाल हो गए सर हवलदार के अधीन, जबकि तरफों, जो महालों को बांटा तरफों में, इसका जो अधिकारी था तरफों का हवलदार था। ठीक है, और इस हवलदार के अधीन कारकुन नामक अधिकारी होते थे। गांव सबसे छोटी इकाई थी, और गांव के जो मुखिया होते थे वो कौन थे? पटेल या पाटिल हुआ करते थे। ठीक है, तो मराठा राज्य को 5 भागों में बांट दिया, जिसे प्रांत या सरसूबा कहा गया। ठीक है, प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी सरे कारकुन या मुख्य देशाधिकारी या सर सूबेदार। प्रांतों को बांट दिया महालों में, महाल का अधिकारी सर हवलदार। महालों को बांट दिया तरफों में, तरफों का जो मेन अधिकारी है वो हवलदार, उसके अधीन एक कारकुन नामक अधिकारी भी है। गांव सबसे छोटी इकाई है प्रशासन की, जिसका मुखिया पटेल या पाटिल। ठीक है, सैन्य प्रशासन की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी इनकी सेना। पागा या बरगीर सेना, ये किस प्रकार के सैनिक थे? ये नियमित घुड़सवार सैनिक थे। इनको घोड़े और अस्त्र राज्य की ओर से मिलते थे, अर्थात शाही घुड़सवार थे। सिलहदार ये अस्थायी थे, ये भी घुड़सवार सैनिक है। ये घोड़े एवं अस्त्र स्वयं खरीद कर लेके आते थे, इनको क्या पैसे मिलते थे। फिर एक पैदल सेना थी इनके पास, तोपखाना भी थी, नौसेना भी थी इनके पास। ठीक है, पागा या बरगीर सेना नियमित घुड़सवार सैनिक है। सिलहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक है, और इसके अलावा पैदल सेना इनके पास। ठीक है, इसके अलावा तोपखाना भी थे और नौसेना भी थी। ठीक है, और भारतीय नौसेना के झंडे पर शिवाजी का जो नौसेना का झंडा था उसको लगाया गया है। ठीक है, अगर बात करें भू राजस्व व्यवस्था की इनकी, तो किस प्रकार की इनकी भू व्यवस्था थी?
तो 1679 में शिवाजी ने अण्णाजी दत्तोजी के माध्यम से क्या करवाया, भू सर्वेक्षण करवाया। ठीक है, और इन्होंने अपनी कर व्यवस्था को मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर, जो इनकी कर व्यवस्था थी मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। रस्सी द्वारा माप व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने जरीब या काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया। इनके समय कुल उपज का 33% अर्थात कि 1/3 भाग रिवेन्यू के रूप में वसूलते थे, जो बाद में बढ़कर 40% हो गया। इनके द्वारा चौथ और सरदेशमुखी कर लगाए गए। ठीक है, क्या काम किया इन्होंने, 1679 में अण्णाजी दत्तोजी के माध्यम से भू सर्वेक्षण करवाया। इनकी कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। रस्सी द्वारा माप व्यवस्था के स्थान पर जरीब या काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया, और इनके समय कुल उपज का 33.1/3% भाग रिवेन्यू के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर बाद में 40% हो गया। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक इन्होंने कर लगाए। ठीक है, चौथ अर्थात 1/4, सरदेशमुखी अर्थात 1/10। तो चौथ क्या था, किसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को क्या कहा गया, चौथ कहा गया, जिसे ये पड़ोसी राज्यों से लेते थे, और जब तक चौथ वो राज्य इनको देते रहते थे तो तब तक लूटपाट नहीं होती थी वहां पर। और सरदेशमुखी, इसको भी ये दूसरे राज्यों से वसूलते थे, यानी हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। ठीक है, अष्टप्रधान परिषद होगी इनके पास। ठीक है, और इनका सैन्य प्रशासन तीन चार तरह का है इनमें, जिसमें सिलहदार, पागा या बरगीर, पैदल सेना, तोपखाना, नौसेना। ठीक है, और इनकी जो भू व्यवस्था है और मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित है, और भू सर्वेक्षण उन्होंने कराया अण्णाजी दत्तोजी के माध्यम से। चौथ सरदेशमुखी कर लगाया इन्होंने, चौथ 1/4, सरदेशमुखी 1/10। न्याय प्रशासन की बात करें तो इनके न्यायालय को हुजूर हाजिर मजलिस कहते थे इनके न्यायालय को। ठीक है, जो इनका न्यायालय था उसको हुजूर हाजिर मजलिस कहते थे, इसको सभा भी कहा गया है। और शिवाजी ने अपने जीवन काल में कुल 240 किलों का निर्माण करवाया। कितने किलों का, 240 किलों का निर्माण करवाया। ठीक है, इतना वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारों की। शिवाजी के कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए हैं। तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात करें तो संभाजी इनके उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, अब होता क्या है, ये शिवाजी का छोटे पुत्र थे, तो संभाजी का क्या होता है, अपने बड़े भाई राजा राम के से क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें संभाजी क्या हो जाते हैं, जीत जाते हैं। संभाजी उत्तराधिकार के युद्ध को जीत जाते हैं और सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, संभाजी के पुत्र का नाम होता है येसुबाई और पुत्र का नाम होता है साहू, पत्नी का नाम येसुबाई और पुत्र का नाम साहू होता है। ठीक है, तो शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी और राजा राम के बीच होता है क्या, उत्तराधिकार का युद्ध। राजा राम इस उत्तराधिकार के युद्ध को हार जाते हैं और संभाजी जीत जाते हैं। ठीक है, और बाद में ये सिंहासन पर बैठते हैं 16, और उसके बाद इनकी पत्नी का नाम येसुबाई और पुत्र का नाम साहू है। इन्होंने काम क्या किया, औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र है अकबर द्वितीय। ठीक है, इनको पाली नामक गांव में इनको 1681 में मिलता है, जिसको क्या कर देते हैं, संरक्षण दे देते हैं। अब औरंगजेब क्या होता है, इनसे नाराज हो जाता है कि बोले भैया इसको तुमने शरण क्यों दी। ठीक है, तो औरंगजेब क्या करता है, 1689 में ये कहाँ गए होते हैं, संगमेश्वर में गए होते, वहां छिपे होते हैं। इनको और इनके एक सलाहकार है इनका कवि कलश को क्या होता है, गखर्रब खां द्वारा इनकी हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, कब, 1689 में। ठीक है, इनका जो सलाहकार था कौन था, कवि कलश था। वो हिंदी एवं संस्कृत का प्रकांड विद्वान था कवि कलश। ठीक है, अब
इन्होंने क्या किया, 1681 में अकबर द्वितीय को शरण दे दी और बाद में 1689 में संगमेश्वर में छिपे थे ये, वहाँ पर इनको गखरब खां द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके सलाहकार की इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। और रायगढ़ पर 1689 में मुगल अधिकार कर लेते हैं और इनकी पत्नी येसुबाई को और पुत्र साहूबाई को उसी किले में कैद कर देते हैं। ठीक है। अब इनके बाद शासक बनेगा राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक। ठीक है। तो अब रायगढ़ पर तो हो गया मुगलों का कब्जा। ठीक है। अब वहाँ क्या कहते हैं, जो राजा राम है जाते हैं जिंजी किले में, वहाँ पर भी मुगलों का अधिकार हो गया जुल्फिकार खान के नेतृत्व में। अब जिंजी से जाते हैं विशालगढ़। कहाँ गए, विशालगढ़। वहाँ भी क्या हुआ, अधिकार हो गया मुगलों का। ठीक है। अब विशालगढ़ के बाद जाते हैं सतारा। 1689 में सतारा को क्या करते हैं, मुगलों की दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। कौन, राजा राम। ठीक है। तो 1689 में संभाजी की हत्या, राजा राम का छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक होता है और ये जाते हैं रायगढ़, वहाँ हो गया कब्जा। फिर गए जिंजी, जिंजी पर भी कब्जा हो गया। फिर गए रायगढ़, फिर जाते हैं आपका ये विशालगढ़, वहाँ पर भी कब्जा हो गया। फिर जाते हैं ये सतारा। ठीक है। 1689 में सतारा को मराठों की दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं कौन, राजा राम। ठीक है। तो अंतोगत्वा मुगलों से संघर्ष करते हुए 1700 ईस्वी में इनकी भी हत्या हो जाती है। ठीक है। अब शासक कौन बनेगा, येसुबाई और साहू तो अभी तक मुगलों की कैद में ही है। तो राजा राम की मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय और ताराबाई गद्दी संभालते हैं। ठीक है। तो राजा राम के पुत्र की आयु है 4 वर्ष की, किसकी, शिवाजी द्वितीय की। तो इनकी पत्नी ताराबाई क्या करेगी, स्वयं संरक्षिका बन जाती मराठा साम्राज्य की। ठीक है। अब इधर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई अहमदनगर किले में। ठीक है। उधर संभाजी के पुत्र साहू और येसुबाई अभी मुगलों के कैद में ही हैं। तो भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस इनको महाराष्ट्र भेजा जाता है और साहू को औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने जुल्फिकार खान की सलाह पर महाराष्ट्र वापस जाने दिया ताकि मराठों में क्या पड़ जाए, फूट पड़ जाए। और जो मुगलों को जो और औरंगजेब की मृत्यु से धक्का लगा है वो उनको संभलने का मौका मिल जाए और मराठे आपस में ही लड़ते रहें। ठीक है। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के बाद 1680 में शासक कौन बनेगा, 1689 तक कौन बनेगा, संभाजी शासक बनते हैं। और 1681 में क्या करते हैं ये, औरंगजेब के एक विद्रोही पुत्र है अकबर द्वितीय, उसको शरण दे देते हैं। 1689 में इनकी हत्या कर दी जाती है इस कारण। फिर 1689 में राजा राम गद्दी पर बैठते हैं। 1700 में इनकी भी हत्या हो जाती है। फिर 1700 में गद्दी पर बैठेंगे कौन, शिवाजी द्वितीय, और उनकी संरक्षिका बन जाएगी ताराबाई। ठीक हो गया। और 1707 में यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया, औरंगजेब की होगी मृत्यु और आजम शाह जुल्फिकार खान के कहने पर शाहू को छोड़ देता है और महाराज जाने देता है ताकि मराठों में क्या आपस में फूट पड़ जाए। अब साहू व ताराबाई के बीच 1707 में युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध, जिसमें साहू होता है क्या, विजयी हो जाता है। ठीक है। साहू का साथ कौन देता है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है। पैतृक प्रधानमंत्री थे इनके। अब 1707 में क्या होता है, खेड़ा युद्ध के बाद मराठा राज्य बट गया 2 हिस्सों में। ठीक है। मराठा राज्य बट गया 2 हिस्सों में। ठीक है। एक कहलाया राजसबाई
और एक कहलाया साहू वाला राज्य। ठीक है, तो राजस बाई के नेतृत्व में शासन चलेगा कहां पर? कोल्हापुर में। ठीक है, यानी कि राजस बाई के नेतृत्व में शासन चलेगा कोल्हापुर, यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र में। और एक हिस्सा है साहू के नेतृत्व में, कहां पर? सतारा में, यानी कि उत्तरी महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। ठीक है, यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1707 में ही खेड़ा का युद्ध होगा साहू और ताराबाई के बीच में। और इसी युद्ध के बाद जो मराठा राज्य 2 हिस्सों में बट गया। राजस बाई के नेतृत्व में कोल्हापुर में दक्षिणी महाराष्ट्र और साहू के नेतृत्व में उत्तरी महाराष्ट्र में। अब बात करेंगे साहू की। इन्होंने 22 जनवरी 1708 में सतारा में क्या कराया? अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, तो और राजस बाई के नेतृत्व में कोल्हापुर में शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक होता है। अब ये जो दोनों हिस्से हैं, इन दोनों ने 1731 में वरना की संधि के माध्यम से एक दूसरे की शासन सत्ता को स्वीकार कर लिया, यानी कि शत्रुता खत्म हो गई इन दोनों के बीच में। ठीक है, और साहू ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर ही एक पद बनाया, सेना कर्ते का पद बनाया। और यह पद किसको दे दिया? बालाजी विश्वनाथ को दे दिया 1708 में ही। ठीक है, और साहू के शासन काल में ही पेशवाओं की शक्ति का उदय होना प्रारंभ होता है। ठीक है, और साहू इनका पैतृक प्रधानमंत्री था, जिसने खेड़ा के युद्ध में साहू का साथ दिया था। ठीक है, और साहू के समय से ही पेशवा पद हो गया महत्वपूर्ण और साहू रह गया नाम मात्र का शासक। अब बात करेंगे राजा राम द्वितीय की। शिवाजी अभी यहां पर जो हिस्सा है आपका, ये आपका सतारा में आ गया। ठीक है, शिवाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था कोल्हापुर के अंदर, तो ताराबाई के कहने पर उसके तथाकथित पुत्र शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजाराम द्वितीय को छत्रपति बनाया गया। राजाराम द्वितीय को क्या बनाया गया? छत्रपति बनाया गया। और 1750 में बालाजी बाजीराव से राजाराम द्वितीय की ने क्या कर ली? संगोला की संधि कर ली और मराठा संगठन का वह क्या बन गया? वास्तविक नेता, पेशवा बन गया। ठीक है, इतना वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकार के युद्ध में राजाराम से जीत जाते हैं और पुत्र साहू, पत्नी येसुबाई, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को पाली नामक गांव में 1681 में मिलते हैं, उसको शरण दे देते हैं। बाद में इससे औरंगजेब हो गया नाराज। 1689 में संगमेश्वर में छिपे हुए थे इनके सलाहकार कवि कलश और ये, तो वहां पर गखर्रब खां इनको गिरफ्तार कर लेता है और इनकी हत्या करवा देता है। ठीक है, साहू को और येसुबाई को रायगढ़ किले में कैद कर लिया गया मुगलों के द्वारा। फिर छत्रपति बनेंगे राजाराम, ये गए बेचारे रायगढ़, वहां हो गया कब्जा। फिर गए जिंजी, वहां भी कब्जा हो गया। फिर गए विशालगढ़, वहां भी कब्जा हो गया। और वहां से गए सतारा। तो 1689 में सतारा को मराठों की दूसरी राजधानी इन्होंने बनाया। ठीक है, 1700 में इनकी भी हत्या हो जाती है। उसके बाद इनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को बैठाती है गद्दी पर और स्वयं बन जाती है संरक्षिका। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और साहू को औरंगजेब का पुत्र आजम शाह जुल्फिकार खां के कहने पर छोड़ देता है। और साहू और ताराबाई के बीच में 1707 में खेड़ा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें साहू विजयी होता है और मराठा राज्य 2 हिस्सों में बट गया। एक राजस बाई के नेतृत्व में कोल्हापुर में और एक साहू के नेतृत्व में सतारा में। अब साहू ने 22 जनवरी 1708 में अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, और इन दोनों शासन शक्तियों के बीच में 1731 में वर्ना संधि के माध्यम से शत्रुता खत्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे की शासन सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। साहू ने अपने राज्याभिषेक के समय 1708 में ही एक पद बनाया सेना कर्ते का,
और ये पद किसको दिया? बालाजी विश्वनाथ को दिया। ठीक है। और साहू के शासनकाल में पेशवाओं की शक्ति का उदय होना प्रारंभ होता है। और ये क्या, साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे, और साहू के समय से ही पेशवा हो गया महत्वपूर्ण पद, और साहू रह गया नाम मात्र का शासक। अब बारी है राजाराम द्वितीय की। तो शिवाजी द्वितीय का कोई पुत्र नहीं था। ताराबाई के कहने पर शिवाजी द्वितीय के तथाकथित पुत्र राजाराम द्वितीय को बनाया गया छत्रपति, और 1750 में इस राजाराम द्वितीय से बालाजी बाजीराव कर लेगा संगोला की संधि, और स्वयं पेशवा बन जाएगा वास्तविक नेता। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये कोल्हापुर वंश है पूरा, और ये सतारा का वंश है। ठीक है, पेशवाओं का इतिहास हम अगली वीडियो में देखेंगे।